Hello everyone and welcome back to my playlist of histology from Inder Singh. Today our target is chapter number 11 which talks about skin and appendages. स्किन तो नाम आप सबने ऑब्वियसली कई दफ़ा सुना हुआ है, अपेंडेजेस भी हम पढ़ेंगे. सो स्किन की कुछ आप समझ लो कि मॉडिफिकेशंस होती हैं और स्किन से एसोसिएटेड कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं सच एज फॉर एग्जांपल नेल्स. तो नेल्स को हम कहते हैं कि इट इज़ एन अपेंडेज टू द स्किन. बिल्कुल इसी तरह देयर आर सो मेनी अदर ग्लैंड, सेबेशियस ग्लैंड है, स्वेट ग्लैंड्स है. सो ये सारा कुछ आज हमारा टॉपिक है हिस्टोलॉजी, इनकी हम डिस्कस करेंगे. तो आइए स्टार्ट करते हैं स्किन की हिस्टोलॉजी से. नाउ स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ योर बॉडी. डू यू नो दैट? It is one single largest organ of your body which is comprising of about 15 to 20% of the total body mass. Entire body is externally covered by the skin. Skin is an amazing waterproof covering. Wow, it's a very tight waterproof covering. Skin अगर आपकी इसमें pores भी हैं but still it is waterproof. इसमें से sweating होती है ना, so there are follicles there, hair follicles हैं जो कि pores के जरिए बाहर आ रहे हैं, sweat बाहर आ रहा है, so there are pores there but still it is water impermeable. बाहर से पानी ऐसे मजे से अंदर चला नहीं जाता आपकी बॉडी के अंदर. So that's the beauty of your skin, and it also is infection resistant, so it prevents you from any microbial organ from entering into your body unless there is a breach. यानी obviously अगर पूरी skin पे if that's the person for example और इसकी पूरी skin में कहीं पर भी say for example हाथ पे यहाँ कोई breach of skin है यानी कोई कट लग गया तो उस कट के थ्रू तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर हो सकता है, लेकिन अदरवाइज अगर स्किन इंटैक्ट है तो ना पानी एंटर होगा ना कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर होगा. सो फैंटास्टिक कवरिंग ऑफ योर बॉडी. ठीक है. अच्छा, ग्रॉसली हम बात जब करते हैं तो टू टाइप्स ऑफ स्किन. वन इज कॉल्ड थिन और हेयरी स्किन. इन दिस टाइप ऑफ स्किन एपिडर्मिस इज वेरी थिन. अभी एपिडर्मिस बताऊंगा एक्चुअली क्या होता है. इट्स अ कंपोनेंट ऑफ द स्किन. और थिन स्किन पर हेयर्स मौजूद होते हैं. पूरी बॉडी पर जो बेसिकली स्किन है अदर देन द पाम्स एंड द सोल, यानी आपका जो हैंड का पाम है आप उसको फील भी कर सकते हैं. इट्स अ वेरी थिक स्किन देयर और उस पर हेयर्स नहीं होते. बिल्कुल इसी तरह जो सोल ऑफ द फुट है उस पर भी हेयर्स नहीं होते. सो दीज आर द टू पार्ट्स व्हिच आर वेरी थिक विदाउट हेयर्स एंड दे आर कॉल्ड थिक स्किन. And this is also called glabrous skin. In this type of skin the epidermis is very thick and a thick layer of stratum corneum is present. We will talk about these layers in a moment. It is found in the palm of the hands and the sole of the feet. ठीक है. And it has no hair. जबकि जो thin skin है ये आपकी पूरी बॉडी में है, इसमें hairs हैं. Now, if we talk about the structure of skin, it consists of two layers. The outermost layer is known as epidermis, which is made up of stratified squamous epithelium, and then there is a deeper layer which is known as dermis. ये चूंकि डीप है और इसके ऊपर एपिडर्मिस है इसीलिए उसका नाम एपिडर्मिस है, डर्मिस के ऊपर. ठीक है. एंड नाउ द डर्मिस रेस्ट ऑन द सबक्यूटेनियस टिश्यू व्हिच इज कॉल्ड सबक्यूटेस. दिस इज समटाइम्स डिस्क्राइब्ड एज द थर्ड लेयर ऑफ स्किन. सो इफ आई टेल यू लुक एट दिस डायग्राम फॉर एग्जांपल, दैट्स अ सेक्शन थ्रू द स्किन. सो जो सबसे ऊपर ये लेयर है दिस पॉपुलिश जिसमें आपको डॉट न्यूक्लियाई नजर आ रहे हैं, दैट इज अ स्ट्राटिफाइड स्क्वामस लेयर. दिस अपर लेयर, दिस आउटरमोस्ट लेयर इज नोन एज एपिडर्मिस. और उसके बाद जो इनर लेयर है दिस वन, ऑल दिस इज नोन एज डर्मिस. ठीक है. और डर्मिस फिर जिस सॉफ्ट टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू पर रेस्ट करेगा दैट इज कॉल्ड क्यूटिस. अनदर एंगल वेयर यू सी दिस इज द एपिडर्मिस एंड हियर यू सी ऑल दिस इज द डर्मिस. सो एपिडर्मिस अबव एंड एपिडर्मिस के नीचे देयर इज डर्मिस बिलो द एपिडर्मिस. ओके. सो ये दो टर्म्स बिल्कुल क्लियर हो गई. इन सेक्शंस थ्रू द स्किन द लाइन ऑफ जंक्शन ऑफ द टू लेयर इज नॉट स्ट्रेट but it is markedly wavy because of the presence of numerous finger-like projections of dermis upward into the epidermis. These projections are known as dermal papilla. The downward projections of the epidermis are sometimes called the epidermal papilla. अब ये दो टर्म समझ लो कि dermal papilla क्या है, epidermal papilla क्या है. So if you look at both these diagrams जो अभी मैंने आपको बताई, इसमें आप देख रहे हैं कि ये जो epidermis है इट इज गिविंग प्रोजेक्शंस लाइक दिस. ऐसे नीचे जा रहा है, फिर ऊपर ये गया, फिर ये ऐसे, फिर ऐसे. सो ये जो एपिडर्मिस की एक्सटेंशन है नीचे डर्मिस की तरफ, दिस इज नोन एज एपिडर्मल पैपिला. और ये जो डर्मिस की एक्सटेंशन है इनटू द एपिडर्मिस, this is known as dermal papilla. So dermal papilla are all these papilla which are kind of moving upward between the epidermis. So ये epidermis से देखो, ये जो ये वाला सारा एरिया होगा, this area is known as the dermal papilla. ठीक है. तो ये टर्म समझ में आ गई. व्हाट इज अ डर्मल पैपिला, व्हाट इज एपिडर्मल पैपिला. नोट द सरफेस ऑफ द एपिडर्मिस इज आल्सो ऑफन मार्क्ड बाय एलिवेशन एंड डिप्रेशंस.
These are most prominent on the palms and the ventral surface of the fingers and on the corresponding surface of the feet. Here the elevations form the characteristic epidermal ridges, reti ridges इनको कहते हैं, that are responsible for highly specific fingerprint of each individual. अगर आप palm देखें, fingers देखें, अगर ये आपका अंगूठा है तो आप देखते हैं ना इस पे मुख्तलिफ डिजाइन बने हुए हैं, और आप अगर आंख बंद करके इस पे हाथ फेरें तो you will feel ridges. और ये ridges क्यों हैं? These ridges are because of epidermal elevation. So ये epidermis है ना, एपिडर्मिस थोड़ी सी अगर यूं होगी, थोड़ी सी यूं होगी, अगर थोड़ी सी यूं इस तरह से, सो जब आप इस पे ऊपर से हाथ फेरोगे तो यहां पे आपको ये रिजेस फील होंगे, और ये रिजेस जरूरी हैं बिकॉज दे फॉर्म द फिंगरप्रिंट. फिंगरप्रिंट की आइडेंटिफिकेशन वैल्यू तो है ही, यानी हम सबका फिंगरप्रिंट अलग अलग है तो उससे बंदे आइडेंटिफाई करते हैं, बट द फिंगरप्रिंट्स और पूरे पाम पर ये जो रिजेस हैं या जो पाम क्रीसेस बनती हैं वो सारे बिकॉज ऑफ एपिडर्मल इन्वेजिनेशन या इवेजिनेशन, इस तरह पाम क्रीसेस बनती हैं. अब ये जो पाम क्रीसेस हैं फुट पर भी ऐसा ही है, अगर आप अपना पाँव उल्टा करके देखें तो वहां पर भी इसी तरह आपको क्रीसेस मिलेंगी. पर्पस क्या है उस क्रीसेस का, हाथ में या फुट में? व्हाट इज द पर्पस? द पर्पस इज अ गुड ग्रिप. देखिए हैंड एंड फुट, ग्रिप क्या होता है भाई? ग्रिप. हैंड एंड फुट दे आर सपोज टू परफॉर्म टास्क्स. आप अपने हाथों से चीजों को ग्रैब करते हैं, पाँव से आप जमीन पर चलते हैं, सो इसीलिए ग्रिप इज वेरी इंपॉर्टेंट. और इस ग्रिप को मेंटेन करने के लिए जो स्किन में क्रीसेस बन रही हैं, जो रिजेस बन रहे हैं, वो सारे एपिडर्मिस के फोल्ड्स की वजह से हैं. सो दिस इज द ओवरऑल स्ट्रक्चर. अब हम थोड़ा सा इसकी हिस्टोलॉजिकल डीप डाइविंग करेंगे कि एपिडर्मिस में क्या क्या हिस्टोलॉजिकल फीचर्स हैं और डर्मिस में क्या क्या है. सो लेट्स टॉक अबाउट एपिडर्मिस. द एपिडर्मिस कंसिस्ट ऑफ स्ट्राटिफाइड स्क्वामस केराटिनाइज्ड एपिथेलियम. अगर आपने मेरे एपिथेलियम का लेक्चर सुना हिस्टोलॉजी की प्लेलिस्ट में काफी दिनों से कंटिन्यू कर रहा हूं, सो एपिथेलियम पर एक ऑलरेडी वीडियो बनी हुई है, तो आपको ये सारा वर्ड समझ में आना चाहिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्राटिफाइड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्क्वामस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ केराटिनाइज्ड. यही ब्यूटी है कि अगर आप तरीके से शुरू से कोई प्लेलिस्ट देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो अगले सारे चैप्टर आपको समझ में आते हैं. अब अगर डायरेक्ट मेरी इस वीडियो पर लैंड करोगे और डायरेक्ट मेरी ये वीडियो सुनोगे और आपको समझ में नहीं आ रहा कि स्ट्राटिफाइड स्क्वामस केराटिनाइज्ड क्या होता है, तो बॉस मेरी रिकमेंडेशन आपको ये है कि गो बैक टू माय एपिथेलियल लेक्चर, उसको पहले सुन ले फिर यहां पे आइए. सो दिस एपिथेलियम, ये जो सारी एपिडर्मल एपिथेलियम है, दिस इज स्ट्राटिफाइड क्योंकि मल्टीपल लेयर ऑफ सेल्स हैं. अब इन मल्टीपल लेयर ऑफ सेल्स की वजह से इट इज कॉल्ड स्ट्राटिफाइड. इनकी शेप होती है स्क्वामस, देयरफॉर दे आर कॉल्ड स्क्वामस. दे आल्सो प्रोड्यूस केराटिन एज देयर आउटर कवरिंग, देयरफॉर दे आर केराटिनाइज्ड. ओके, नाउ एपिडर्मिस की लेयर्स क्या क्या हैं? ये जो एपिडर्मिस है इतनी मोटी सी, इसकी कुछ लेयर्स हैं. एंड व्हाट आर द लेयर्स? सो द फर्स्ट वन इज द स्ट्रैटम बेसल. स्ट्रैटम बेसल बेस पर है. इट इज द डीपेस्ट लेयर और द बेसल लेयर ऑफ एपिडर्मिस. इट इज मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ कोलुमिनर सेल्स. देखो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि ये स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस होती है, तो आप मुझे बोलोगे यार सर अभी आपने बोला स्क्वामस एपिथेलियम है, अभी आप बोल रहे हो ये कोलुमिनर एपिथेलियम है. तो भाई आपको मैं फिर कह रहा हूँ, मेरी वीडियो जाके देख लें जो एपिथेलियम पे मैंने बनाई है. ये जो मल्टीपल लेयर्स होती हैं स्ट्रैटिफाइड में, तो नीचे सबसे जो लेयर है वो बाज़-औक़ात कोलुमिनर होती है, बाज़-औक़ात क्यूबाइडल होती है, और जैसे जैसे ऊपर जाती हैं ये लेयर्स, तो जो टॉप मोस्ट लेयर है दैट एक्चुअली इज स्क्वामस. सो इसी वजह से इसका नाम होता है स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस. नीचे की लेयर कुछ भी हो सकती है. सो यहाँ पे जो स्ट्रैटम बेसल है इट इज यूजुअली कोलुमिनर एंड इट रेस्ट ऑन द बेसल लैमिना. द बेसल लेयर कंटेन्स, ये सुनो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द बेसल लेयर यानी ये वाली जो लेयर है, इट कंटेन्स स्टेम सेल्स दैट अंडरगो माइटोसिस टू गेट ऑफ केराटिनोसाइट्स. Keratinocytes form more superficial layer of the epidermis. The basal layer is therefore called the germinal center or also called the stratum germinatum. Stratum germinatum. देखो स्किन में ना ये डिफरेंट लेयर्स हैं. सो अभी किसी डायग्राम में हम यहाँ पर देख भी लेते हैं, ये ज्यादा क्लियर भी है. सो यू सी हियर दिस इज ऑल एपिडर्मिस, ये पूरी एपिडर्मिस है. इस एपिडर्मिस में जो सबसे बेस पर यहाँ पर लेयर होगी, दिस लेयर, इसका काम है डिवीजन, सेल डिवीजन इस लेयर का काम है, क्योंकि यहाँ पे स्टेम सेल्स मौजूद हैं और ये जो स्टेम सेल्स मौजूद हैं ये डिवाइड होते रहते हैं और केराटिनाइज्ड सेल्स ऊपर की तरफ यू मूव करते रहते हैं. तो ये वाली जो सबसे नीचे की लेयर है, चूंकि ये डिवाइड हो रही है, चूंकि ये बार बार नए सेल्स बना रही है, दिस इज कॉल्ड स्ट्रैटम जर्मिनेटम या जर्मिनल लेयर. ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्ट्रैटम बेसल
कोलुमिनर सेल्स, स्टेम सेल्स, स्ट्रैटम जर्मिनेटम इसका दूसरा नाम। नेक्स्ट लेयर है स्ट्रैटम स्पाइनोजम, ये इसके बिल्कुल ऊपर होती है, यानी इसको ऐसे समझें कि देयर इज अ बेसमेंट मेम्ब्रेन एपिडर्मिस। अगर मैं यहाँ पे अपना रफ कार्टून ड्रॉ करूँ जो मेरी बड़ी फनी सी डायग्राम्स होती हैं, सो सपोज दिस इज द एपिडर्मल पैपिला, ये उसकी टॉप लेयर है, तो ये एपिडर्मिस है। तो यहाँ पे ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, इस पे ये जो फर्स्ट लेयर है दिस इज द कोलुमिनर लेयर, ठीक है। अब ये जो कोलुमिनर लेयर है इसको हमने नाम दे दिया क्या, स्ट्रैटम बेसेल। इस बेसेल के ऊपर जो अगली लेयर होगी सेल्स की, दैट विल बी नोन एज स्ट्रैटम स्पाइनोजम। अबव द बेसल लेयर देयर आर सेवरल लेयर्स ऑफ पॉलीगोनल केराटिनोसाइट्स दैट कॉन्स्टिट्यूट द स्ट्रैटम स्पाइनोजम, ऑल्सो नोन एज द मालपीजियन लेयर. The cells of this layer are attached to one another by numerous desmosomes, मतलब the cells are tightly close to each other, kind of bound to each other. During routine preparation of tissue for sectioning of the cells often retract from each other except the desmosome. As a result, the cells appear to have a number of spines and therefore it is called because of the morphology spinosum. ये भी थोड़ा समझाता हूँ concepts का क्या मतलब है. This is the reason for calling this layer as stratum spinosum. So let me take you to the diagram, which is diagram 11.5 basically. So this is 11.5. So if you look at this diagram, for example, say ये जो सेल है और ये सेल्स आपस में देखें, ये डेस्मोसोमल जंक्शन पर किस तरह से एक दूसरे के साथ अटैच्ड हैं. ऐसा लग रहा है कि देयर आर स्पाइनस प्रोसेसेस अटैच, ये स्पाइन की तरह देखें निकला हुआ है, स्पाइनस प्रोसेसेस. तो प्रोसेसिंग में सेल्स चूंकि डेस्मोसोमल जंक्शन पर एक दूसरे से अटैच नजर आते हैं, हेंस दे आर कॉल्ड स्पाइनोसम लेयर. ठीक है, तो there is always some logic behind naming things. For the same reason, the keratinocytes of this layer are also called the prickle cells. So आप इसको prickle cell बोलें या because of spines prickle इसका नाम दिया है, या stratum spinosum. All important information. The cytoplasmal cell in the stratum spinosum is permeated with fibrils. The fibrils are attached to cell wall at the desmosomes. Some mitosis may be seen in the deeper layers of stratum spinosum, लेकिन main माइटोसिस इसका काम नहीं है, इस लेयर का माइटोसिस है स्ट्रैटम बेसेल का काम. ठीक है, ऑलराइट, जर्मिनेटिव जोन का काम है, इसका काम नहीं है. द नेक्स्ट लेयर इज द स्ट्रैटम ग्रैन्युलोसम ओवरलाइंग द, अब ये इसके ऊपर होगी. सो सबसे पहले फॉर एग्जांपल कॉलमुनर सेल्स हैं, स्ट्रैटम स्पाइनोसम, और नॉट द स्पाइनोसम, जर्मिनेटम. देन उसके बाद है ये स्पाइनोसम की मल्टीपल लेयर्स, एंड देन देयर इज एट द टॉप ऑफ दीज इज द स्ट्रैटम ग्रैन्युलोसम. ओवरलाइंग द स्ट्रैटम स्पाइनोसम देयर आर few 1 to 5 layers of flattened cells that are characterized by presence of deeply staining granules in their cytoplasm. These cells constitute the stratum granulosum because इसमें granules हैं visible, therefore granulosum. The granules in them consist of a protein called keratohyalin. Keratohyalin is the protein which is present in the granules. ठीक है, the nuclei of cells in this layer are condensed and dark staining. With the electron microscopy, it is seen that in the cells of this layer, keratin filaments are more numerous and are arranged in the form of thick layers. So these are all the characteristics of this particular layer. Then there is the fourth layer called stratum lucidum. Superficial to, अब ये ऊपर जाते जा रहे हैं, यानी सबसे पहले थी जर्मिनल लेयर, उसके बाद स्पाइनोसम, उसके बाद ग्रैन्युलोसम, अब आ गई ल्यूसिडम. This layer is so called because it appears homogeneous, the cell boundaries being extremely indistinct. यानी पता ही नहीं चलता एक सेल कहाँ खत्म हुआ दूसरा कहाँ शुरू हो गया, ऐसा homogeneous layer है, इसीलिए lucid कहते हैं इसे. Traces of flattened nuclei are seen. और last layer है stratum corneum. It is most superficial layer of the epidermis. The layer is acellular. सुनिए, इसमें cells ही नहीं है. It is made up of flattened scale-like element, squames, containing keratin mainly, filaments embedded in the protein. The squames are held together by a glue-like material which contain lipid and carbohydrates. The presence of lipid make the layer highly resistant to permeation by water. अभी बता रहा था ना, water resistant होता है आपका पूरा skin. The thickness of the stratum corneum is greatest where the skin is exposed to maximal friction, such as the palms and the sole, and this is why they have the thick skin. So the thickness of the skin is decided by stratum corneum thickness. The superficial layers of the epidermis are being constantly shed off and are replaced by proliferation of the deep layers. यानी होता ये है कि जो deeper layers हैं, यहाँ पे जो deeper layers होंगी, जो germinal layer थी उससे सेल बनते जाते हैं, ऊपर मूव होते जाते हैं, और ये सबसे ऊपर यहाँ पे these are all the acellular dead layer. इसमें कुछ भी
लिविंग सेल्स नहीं है. सो इफ यू लुक एट दिस डायग्राम फॉर एग्जांपल, दिस इज द फर्स्ट लेयर जो कि बेसमेंट मेम्ब्रेन पर है. दिस इज कॉल्ड स्ट्रैटम बेसल, ये वाली. इसके बाद ये सारी जो लेयर आपको नजर आ रही है, दिस इज स्ट्रैटम स्पाइनोसम. इसके ऊपर जो सेल ग्रेन्युलर नजर आ रहे हैं, दीज आर ग्रेन्युलोसम. देन होमोजेनस पिंकिश लेयर स्ट्रैटम ल्यूसिडम, एंड दीज आर ऑल डेड फ्लेक्स ऑफ स्क्वैम. यानी इसमें सेल्स नहीं है, इसमें सिर्फ केराटिन शेराटिन है जो लिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन के साथ बाउंड है. दैट इज कॉल्ड स्ट्रैटम कॉर्नियम. सो ये आपको 5 लेयर्स एपिडर्मिस की बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, इनके कैरेक्टर्स क्लियर होने चाहिए, और ये आसान है, इतना मुश्किल काम नहीं है. ठीक है, इजी बीजी स्टफ. इस डायग्राम को देखें, दिस इज द हेयर कमिंग आउट, ऑब्वियसली ब्यूटीफुल हेयर कमिंग आउट, है ना. दिस फर्स्ट लेयर ऑफ द स्किन वुड बी व्हाट? एपिडर्मिस. दिस सेकंड लेयर वुड बी व्हाट? दिस वुड बी डर्मिस. दिस इज अ हेयर फॉलिकल जिसमें से हेयर निकल रहा है, जाहिर है. एंड देन व्हाट इज दिस स्ट्रक्चर? दैट्स अ सेबेशियस ग्लैंड. द सेबेशियस ग्लैंड will pour its secretion into hair and they will also come out with the hair follicle. And then what do you think is this? This is a muscle which is called erector pylori muscle. और ये erector pylori muscle जो है, ये अगर contract होगा तो वो कहते हैं ना goosebumps, रोंगटे खड़े हो जाना, बाल खड़े हो जाना, that's controlled by this muscle. What are these small little glands? These are the sweat glands. तो ये तमाम जो इसमें मैं बता रहा था ना आपको, स्किन एंड अपेंडेजेस. तो स्किन तो आपको पता है क्या है, स्किन में एपिडर्मिस है और डर्मिस है. अपेंडेजेस में ये सब चीजें आती हैं, हेयर फॉलिकल आता है, ये सब चीजें, ये सब हमको इस वीडियो में पढ़ना है. सो एपिडर्मिस अगर आपको क्लियर हो गया तो अब बात को आगे बढ़ाते हैं. लेट्स मूव ऑन टू आइडेंटिफाइंग सम अदर सेल्स ऑफ एपिडर्मिस. कौन कौन से सेल्स होते हैं इन तमाम एपिडर्मिस में. बट उससे पहले एक दो क्लिनिकल स्टफ जरा क्विकली. कैंसर्स ऑफ द स्किन आर बिकमिंग इंक्रीजिंगली कॉमन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, और उसकी डिफरेंट कैटेगरीज हैं. अ कपल ऑफ देम आर डिस्क्राइब्ड हियर. फॉर एग्जांपल द बेसल सेल कार्सिनोमा व्हिच हैपेंस इन द basal cells of the stratum basal, और ये काफी aggressive tumor हो सकता है, can be locally invasive as well as it can metastasize, although rarely, but it can do so. And then there is squamous cell carcinoma which affect the squamous cells of the stratum spinosum. So that's important. Basal cell carcinoma in the basal layer और spinosum में squamous cell carcinoma. एक और चीज मुझे यहाँ बतानी थी, एक टर्मिनोलॉजी अक्सर यूज करते हैं, that is zone of keratinization या cornified zone. ये क्या है? देखिए मैंने आपको डिफरेंट लेयर्स बताई हैं एपिडर्मिस की. तो स्ट्रैटम कॉर्नियम, स्ट्रैटम ल्यूसिडम एंड स्ट्रैटम ग्रैन्युलोसम, यानी ऊपर की 3 जो लेयर्स हैं, ऊपर की 3 लेयर्स को मिलाकर नाम दिया जाता है जोन ऑफ कैराटिनाइजेशन या कॉर्निफाइड जोन. सही है, तो ये आपको टर्म पता होना चाहिए. ये बड़ी प्यारी सी डायग्राम है. That is obviously epidermis, और ये पूरी epidermis है एक्चुअली, और ये डर्मिस है, और ये डर्मिस जो ऐसे अंदर इन्वेजिनेट कर रही है, दिस इज डर्मल पैपिला, और एपिडर्मिस जो नीचे यूं आ रही है डर्मिस के अंदर, दैट इज एपिडर्मल पैपिला. सो डर्मल पैपिला, एपिडर्मल पैपिला, डर्मल पैपिला, एपिडर्मल पैपिला. ओके, ये टर्म्स बिल्कुल क्लियर हो तो बेहतर है. नाउ व्हाट आर द डिफरेंट सेल्स व्हिच आर प्रेजेंट इन एपिडर्मिस? ऑल्दो द एपिडर्मिस इज बाय ट्रेडिशन डिस्क्राइब्ड एज स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, it has been pointed out that majority of the cells are actually not squamous. upper layers के तो squamous होते हैं, लेकिन जो नीचे layers हैं उनके बिल्कुल हमेशा squamous नहीं होते. ठीक है, इनफैक्ट जो सबसे टॉप लेयर है वो तो सेलुलर ही नहीं है, मैंने आपको बताया ना, stratum corneum is not cellular. The epidermis consists of 2 types of cells. One category is known as keratinocytes and the other category is known as non-keratinocytes, and the non-keratinocytes include melanocyte, dendritic cells of Langerhans and cells of Merkel. जरा इनके बारे में पढ़ते हैं. Keratinocytes क्या हैं? These are the predominant cell types in epidermis. They are formed from stem cells present in the basal layer. So basal layer जो थी stratum या इसको आप germinal center कह लें, उसमें सेल डिवीजन स्टेम सेल की होती रहती है और keratinocyte बन के ऊपर ट्रेवल करते रहते हैं. After entering the stratum spinosum, some keratinocytes may undergo further mitosis. Such cells are referred to as intermediate stem cells. Therefore, keratinocytes do not undergo further cell division. एक दफा अगर ये जो बेसल लेयर है, इस बेसल लेयर में जो स्ट्रैटम बेसल है, जो जर्मिनल लेयर है, उसमें सेल डिवीजन होती है क्योंकि यहाँ स्टेम सेल्स हैं. दे प्रोड्यूस केराटिनोसाइट्स, दे मूव इन द लेयर स्पाइनोसम, और ये केराटिनोसाइट इस तरह ऊपर मूव करते रहते हैं, बनते हैं जर्मिनल लेयर में. ठीक है. Essential steps in the formation of keratin
एज फॉलोज। इनका नाम क्या है? केराटिनोसाइट। तो ये क्या बना रहे होंगे बहुत ज्यादा अमाउंट में? दे विल बी प्रोड्यूसिंग केराटिन। और ये किस तरह बनाते हैं? बेसल सेल्स ऑफ द एपिडर्मिस कंटेन्स न्यूमरस इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, दीज आर कॉल्ड साइटोकेराटिन फिलामेंट्स और टोनोफिब्रिल्स। ये बेसल लेयर के सेल्स की बात हो रही है। एज बेसल सेल्स मूव इनटू स्ट्रैटम स्पाइनोजम, वो बेसल लेयर से अगली ऊपर जो लेयर है वो स्पाइनोजम है, उस पर मूव करते हैं। द प्रोटीन फॉर्मिंग द टोनोफिब्रिल्स अंडरगो चेंज दैट कन्वर्ट देम इनटू केराटिन फिलामेंट्स। व्हेन एपिडर्मल सेल्स रीच द स्ट्रैटम ग्रैन्युलोसम, यानी पहले स्पाइनोजम में आए फिर यहां से मूव करके कहां, और ये मूव क्यों कर रहे हैं? क्योंकि नीचे से नए सेल बनते जा रहे हैं, तो ये इनको पुश करते जा रहे हैं ऊपर की तरफ, है ना। दीज ग्रैन्यूल्स आर स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स व्हिच आर फिल्ड विद हिस्टिडीन, साइटिन। सो केराटिन मॉडिफाई होता जा रहा है। केराटिन कंसिस्ट ऑफ केराटिन फिलामेंट्स एम्बेडेड इन द केराटोहाइलिन सेल्स ऑफ द सुपरफिशियल लेयर ऑफ द स्ट्रैटम ग्रैन्युलोसम आर packed with keratin. These cells die, leaving behind the keratin mass. और ये जो keratin flakes stratum corneum में है, that is because of these dead keratin mass. Cells in the granular layer also show membrane-bound circular granules that contain glycophospholipids. These granules are referred to as lamellated bodies or keratosomes. When these cells die, material in the granules are released and act as a glue that hold the flakes. और ये flakes कौन सी लेयर में मौजूद होते हैं? They are present in the stratum corneum. सही है ना? तो सारी कहानी ये है कि जो नीचे की लेयर्स हैं, स्ट्रैटम बेसल है, यहाँ पे स्टेम सेल्स मौजूद हैं और ये स्टेम सेल से नए सेल्स बनते रहते हैं, तो पुराने सेल ऊपर की तरफ पुश होते रहते हैं। जैसे जैसे सेल्स ऊपर की तरफ जाते हैं, ग्रैन्युलोसम लेयर में ये डेड होना शुरू हो जाते हैं, और जब ये डेड होना शुरू हो जाते हैं तो इनकी जो केराटिन प्लेक्स हैं वो बाकी बच जाता है, और वो स्ट्रैटम कॉर्नियम में इसी वजह से हमें केराटिन प्लेक्स दिखने को मिलते हैं। सो ऊपर जाते जाते द टॉप लेयर इज डेड, द बॉटम मोस्ट लेयर ऑफ एपिडर्मिस इज लाइव एंड डिवाइडिंग। ओके, द अदर कैटेगरी ऑफ सेल इज नॉन केराटिनोसाइट। अब वो सेल्स हैं जो केराटिन नहीं बनाएंगे, जैसे कि मेलानोसाइट है, ये केराटिन नहीं बनाएगा। सो दे आर ड्राइव फ्रॉम मेलानोब्लास्ट दैट अराइज फ्रॉम द न्यूरल क्रेस्ट सेल ड्यूरिंग embryogenesis. These cells are responsible for synthesis of not keratin but melanin. They may be present amongst the cell of the germinative zone or at the junction of the epidermis or dermis. यानी कि ये वाला जो पॉइंट है, या तो ये यहाँ बेसल लेयर में भी कुछ सेल्स होंगे जो मेलानिन बनाएंगे, अदरवाइज दे आर यूजुअली प्रेजेंट एट द जंक्शन। ये जंक्शन है ना ऑफ डर्मिस एंड एपिडर्मिस, तो दिस इज द पॉइंट वेयर दीज मेलानोसाइट्स आर प्रेजेंट। ओके, मेलानिन ग्रेन्यूल फॉर्म इन द मेलानोसाइट्स आर ट्रांसफर्ड टू द सराउंडिंग नॉन मेलानिन प्रोड्यूसिंग सेल्स through these processes because of the presence of melanocytes are also called dendritic cells, to be carefully distinct from the dendritic macrophages. तो ये एक्चुअली इसको आप तो नहीं बोलो dendritic cell, तो बेहतर है आप इसको melanocyte ही बोलो, ठीक है। They produce melanin, they are derived from neural crest cells, और इनकी लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। That's all to know about melanin. अब melanin, melanocytes, melanin के बारे में कुछ एक दो बातें इंपॉर्टेंट है। The cells of the basal layer of the epidermis and the adjoining cells of the stratum spinosum contain this pigment, brown pigment, which is called melanin. The pigment is more prominent in dark skinned people. So because of this pigment, actually we have the tone of the skin. So if there is more and more melanin present, the tone is darker. If there is less and less melanin present, the tone is lighter, white skinned people. Okay, now melanin, also called the eumelanin, is derived from the amino acid tyrosine. Tyrosine is converted to dihydroxyphenylalanine, which is dopa, that is turned बाद में ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें? मेलानिन में। तो ये डोपा साइकिल, एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डोपा इनटू मेलानिन can be localized histochemically by incubating sections with dopa and discovered chemical reaction biochemistry में हम पढ़ेंगे। all this is happening in the melanocytes and the melanocytes is producing melanin. That is what you have to remember. Now, when the electron microscopy, melanin granules are seen to be membrane-bound organelles that contain pigment. Those organelles are called melanosomes. यानी ये melanocyte है, उसके अंदर ये pigment containing organelle है, which is called melanosome. Melanosomes bud off from the Golgi bodies and then they are secreted into the nearby structures to color the epidermal layer brown. All right, nothing difficult. Clinical stuff: white siligo. It's a common skin disease in which the melanocytes are destroyed due to autoimmune destruction. So if there is no melanocyte, there is no melanin. If there is no melanin, there is no brown color. This results in the depigmentation of the skin.
सही है। आपने देखे होंगे नॉर्मल इंडिविजुअल्स विद नॉर्मल स्किन टोन, बीच में व्हाइट पैच है, ये जो पूरा व्हाइट पैच है इसमें बेसिकली जो मेलानोसाइट्स थे वो ऑटो इम्यून रिएक्शन के जरिए डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, एंड वंस दे हैव बीन डिस्ट्रॉयड व्हाट हैपेंस इज दैट दे कैन नॉट प्रोड्यूस मेलानिन, और ये पूरा पैच व्हाइट हो जाएगा। आई एम श्योर आपने ऐसे लोग देखे हैं। नाउ नेवोसेलुलर नेवाई, पिगमेंटेड नेवाई और मोल्स आर एक्सट्रीमली कॉमन लीजन्स इन मोस्ट ऑफ द इंडिविजुअल्स। मोल्स जिसको तिल भी कहते हैं, खूबसूरत सा लगता है, बहुत से लोग ये आर्टिफिशियल बनवाते भी हैं, लिप्स के पास बना लिया या चीक पे बना लिया। सो दैट मोल, व्हाट इज इट? दिस इज बेसिकली accumulation of the melanocytes at one particular place. That's what it is. And malignant melanoma or melanocarcinoma arising from the melanocyte is one of the most rapidly spreading malignant tumor of the skin. So if the melanocyte go malignant, this is called malignant melanoma. It's a very lethal disorder because its invasive capacity काफी ज़्यादा है. Okay. Now other category of cell which is present in the skin is the dendritic cell of Langerhans, has to do with the immune system. Apart from the keratinocyte and the dendritic melanocyte, ये dendritic melanocyte confuse करता है, तो खाली melanocyte ही कहते हैं इसको. The stratum spinosum also contain other dendritic cells that are quite different in function from melanocyte. Melanocyte का काम था to produce melanin. इनका काम क्या है? इनका काम है to produce immunity. These are actually part of the mononuclear phagocytic system. So these are the cells which can actually engulf the bacteria. The dendritic cells, इनका नाम है of Langerhans, originate in the bone marrow and then travel to the epidermis and dermis area and then they live there. Okay, they are believed to play an important role in protecting the skin against viral and bacterial infections. It is believed that the cells take up antigen in the skin and transport them to the lymphoid tissue, where the antigen stimulate the T cells and the whole immunity cycle is initiated. So if we take you back to this, say for example this diagram, and in this spinosome layer there are these specialized cells which are called Langerhans cells. अगर कोई यहाँ पे स्किन का ब्रीच है, कोई बैक्टीरियल इंट्रूजन होती है, बैक्टीरिया एंटर होता है, तो बैक्टीरियल एंटीजन कैन बी प्रेजेंटेड टू द नियर बाय लिम्फ नोड और लिम्फेटिक चैनल, फॉर एग्जाम्पल जहाँ टी सेल्स होंगे, दे विल बी एक्टिवेटेड, सो द होल इम्यून सिस्टम इज एक्टिवेटेड. सो दैट्स द नॉर्मल इम्यून मैकेनिज्म, पूरी बॉडी में हर जगह होता है, स्किन में भी ऐसे ही है. ठीक है. Under the electron microscope, cells are seen to contain characteristic elongated vacuoles that have been given the name the Langerhans bodies or the Birbach bodies. The contents of these vacuoles are discharged to the outside of the cell through the cell membrane. Basically, they contain these enzyme loaded bodies and they can discharge them. Nothing difficult to understand there. The dendritic cells of Langerhans also appear to play a role in controlling the rate of cell division, but this is not entirely clear how do they do this. They increase in number in the chronic skin disorders, particularly those resulting from allergy. Okay. Now cells of Merkel. This is another category of cell present in the epidermis. The basal layer of the epidermis also contains specialized sensory cells called the cells of Merkel. देखो मैं हर जगह बताता जा रहा हूँ कौन से लेयर में सेल्स हैं. जैसे मैंने आपको बताया कि मेलानोसाइट्स किधर होते हैं. मेलानोसाइट्स स्ट्रैटम बेसेल में होते हैं या एट द जंक्शन ऑफ एपिडर्मिस और डर्मिस होते हैं. डेंड्राइटिक सेल्स ऑफ लैंगरहैंस किधर होते हैं? दे आर प्रेजेंट इन द स्ट्रैटम स्पाइनोसम. अब हम बात कर रहे हैं मर्कल सेल्स की. दे आर प्रेजेंट इन द बेसल लेयर. तो आपको ये लेयर्स पता होनी चाहिए कौन सी सेल टाइप किधर है. सही है. सेंसरी नर्व एंडिंग्स आर प्रेजेंट इन रिलेशन टू दीज सेल्स, और ये सेल्स इनका काम है सेंसरी इंफॉर्मेशन इधर उधर करना. सो दे आर काइंड ऑफ नर्वस इनसाइडर्स ऑफ द स्किन. Okay. Now dermis is made up of connective tissue. It's divided into two layers. Papillary layer. The papillary layer forms the superficial layer of the dermis and includes the dense connective tissue of the dermal papilla. So ये बार बार जो मैं बात कर रहा हूँ कि जनाब ये dermis है, तो इस dermis की ये जो superficial layer है जो dermal papilla बना रही है, this is what is being talked about here. तो ये इसकी एक लेयर है which is called the papillary layer. ठीक है. Then there is a reticular layer, and the reticular layer of the dermis is deep layer of the dermis and consists mainly of the thick bundles of collagen fiber. It also contains considerable number of elastic fibers, blood vessels होंगी जो कि किसी भी connective tissue में होता है. So इसमें कोई ऐसी मुश्किल चीज नहीं है. ठीक है जनाब. अब बात करते हैं कुछ blood supply skin की. What is the blood supply of the skin? Blood vessels to the skin are derived from a number of arterial plexuses. और पूरी बॉडी में इसी तरह है कि कोई ना कोई आर्टरी सप्लाई कर रही है. द डीपेस्ट प्लेक्सिस इज प्रेजेंट ओवर द डीप fascia. There is another plexus just below the dermis which is known as reticular plexus or reticutaneum.
and the third plexus just below the level of the dermal papilla. अब आपको पता है what is dermal papilla, आपको पता है कि what is the level of dermis, तो इनके नाम आपको याद रखने. आर्टीरियल प्लेक्सिस बनेंगी, उससे ब्लड सप्लाई निकल के जाएगी स्किन को. कैपिलरी लूप्स अराइजिंग फ्रॉम दीज प्लेक्सिस पास इनटू ईच dermal papilla. Blood vessels do not actually penetrate into the epidermis. The epidermis derives nutrition entirely by diffusion from the capillaries, which are in the dermal papilla. Veins from the dermal papilla similarly drain into the deep fascia पर जो venous plexus है. A special feature of the blood supply of skin is the presence of numerous arteriovenous anastomosis that regulate the blood flow through the capillary bed and thus help maintaining the body temperature. देखो स्किन जो है ना, इसकी एक बड़ी इंपॉर्टेंट फीचर, इसका एक इंपॉर्टेंट काम बेसिकली है कि इट मेंटेन्स टेम्परेचर एज वेल. तो स्किन के नीचे यहाँ पे काफी सारे डीप फेशिया के पास आर्टीरियल प्लेक्सिस हैं, डर्मल पैपिला के पास आर्टीरियल प्लेक्सिस है, तो यहाँ से डिफ्यूजन के थ्रू न्यूट्रिएंट्स वगैरह तो पूरी स्किन की लेयर्स को सप्लाई होते ही हैं. बट एट्रियोवेनस जो शंट्स हैं, जो एनास्टोमोसिस है, अब उसकी अगर वो फॉर एग्जांपल डायलेट हो जाता है तो ज़्यादा ब्लड फ्लो होगा, ज़्यादा हीट डिसिमिनेट होगी टू द आउटसाइड ऑफ द बॉडी. सो ये सारे जो ब्लड सप्लाई ऑफ स्किन है, कोई आर्टरी बाकायदा स्किन के अंदर पेनिट्रेट नहीं करती इस तरह, या कोई कैपिलरी पेनिट्रेट नहीं करती. ये प्लेक्सिस अपनी सप्लाई कैपिलरी की पहुंचाते हैं डर्मल पैपिला तक, और डर्मल पैपिला से चीज़ें डिफ्यूज करके थ्रू आउट द लेयर्स ऑफ द स्किन पहुंचती हैं. ठीक है. नाउ द नर्वस सप्लाई क्या है जी? नर्व सप्लाई. द स्किन इज रिचली सप्लाइड विद द सेंसरी नर्व्स. हम जब भी एनाटमी के लेक्चर्स कर रहे होते हैं तो उसमें ये बात करते हैं कि डर्माटोम्स हैं, ये एरिया सप्लाई हो रहा है इस पर्टिकुलर नर्व से. सो इट इज हैवीली सप्लाइड बाय द सेंसरी फाइबर्स. डेंस नेटवर्क ऑफ नर्व फाइबर्स आर सीन इन द सुपरफिशियल पार्ट्स ऑफ द डर्मिस. सेंसरी नर्व्स. अब देखो डर्मिस जो है ना, ये बेसिकली कनेक्टिव टिश्यू है ना, तो ये चूंकि कनेक्टिव टिश्यू है तो इसमें ब्लड वेसल्स भी हैं, इसमें नर्व सप्लाई भी है. सो दैट इज द मेजर होस्ट एरिया फॉर ऑल दीज सप्लाईज, जो फिर पूरी एपिडर्मिस में डिस्ट्रीब्यूट होती है. सेंसरी नर्व एंड्स इन रिलेशन टू वेरियस टाइप्स ऑफ स्पेशलाइज्ड टर्मिनल्स लाइक फ्री नर्व एंडिंग्स हैं यहाँ पर. देयर आर मीजनर कॉर्पसूल, पेसिनियर कॉर्पसूल्स, रोफिनिस कॉर्पसूल्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नर्व एंडिंग्स आर देयर. इन कॉन्ट्रास्ट टू द ब्लड वेसल्स, सम नर्व फाइबर्स डू पेनिट्रेट इनटू द डीपर parts of the epidermis. ठीक है. तो ब्लड वेसल्स तो पेनिट्रेट नहीं करती बट नर्व्स करती हैं. अपार्ट फ्रॉम द सेंसरी नर्व्स, द स्किन रिसीव ऑटोनॉमिक नर्व्स एज वेल, एंड दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ द सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई. जो ब्लड वेसल्स हैं उनका साइज छोटा बड़ा होगा, स्वेट ग्लैंड्स की सिक्रेशन चेंज होगी, इसी तरह जो मसल्स हैं, इरेक्टर पाइलाई मसल, उनका हिसाब किताब चेंज होगा ताकि जो गूज बम्प्स हैं. सो दिस इज ऑल एसोसिएटेड विद द होम्योस्टैटिक फंक्शन ऑफ द स्किन. यानी स्किन में कब हमें हीट ज्यादा लूज करवानी है, कब ब्लड वेसल्स को खोलना है, गूज बम्प्स की क्या वजह है, दिस इज ऑल कंट्रोल्ड बाय द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. Now, what are the main functions of the skin, do you think? The skin provides mechanical protection to the underlying tissues. It's a very tight, waterproof, bacteria-proof, virus-proof covering. In this connection, we have noted that the skin is thickest over the areas exposed to greatest friction. यानी पाँव पे आप चलते हैं तो sole of your foot is very thick. हाथ से आप काम करते हैं, so palm of the hand is very thick. The skin also act as a physical barrier against entry of microorganism. ये बात भी हम कर चुके हैं. The skin prevents loss of water from the body. The importance of this function is seen in person who have lost extensive areas of skin through burns. जब burns हो जाता है, skin loss होती है तो water loss होता है, dehydration हो जाती है. तो basically skin आपका बहुत सारा पानी बचा के रख रही है जिस्म के अंदर. The pigment present in the epidermis protect the tissue against the harmful effects of the sunlight. तो ये जो मेलानिन है, ये सिर्फ आपको स्किन टोन या स्किन कलर नहीं दे रहा, बल्कि सनलाइट की एंट्री को भी रेजिस्ट करता है. सो दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. And some degree of exposure to sunlight is essential for synthesis of vitamin D. So skin is also an important hub to vitamin D production. Skin offers protection against damage of tissues by chemicals, by heat, by osmotic influences. अच्छा भाई, the skin is very important sensory organ containing receptor for touch. आपकी बॉडी में जो भी टच या फील, जो भी सेंसेशंस हैं, बेसिकली सेंसरी इनपुट, वो आप जरा किसी दिन एनालाइज करें. मोस्ट ऑफ देम इज वाया योर स्किन. आप किसी चीज को ठंडा गरम, किसी चीज को नरम या सख्त, या किसी चीज की फीलिंग टेक्सचर क्या है, स्मूथ है, रफ है, स्किन ही की सेंसरी एंडिंग से पता चलता है ना. चीज को छुएंगे तो पता चलता है ना. खुशबू की बात नहीं कर रहा, देखने वाली सेंसरी चीजों की बात नहीं कर रहा, लेकिन जो फील करने वाली चीजें हैं,
टच के जरिए उसका सारे का सारा जो सेंसरी सप्लाई है वो तो स्किन ही पर है ना. द स्किन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन रेगुलेटिंग बॉडी टेम्परेचर ऑल्सो. ये भी मैंने बात आपको बताई कि जो ब्लड फ्लो है थ्रू द कैपिलरीज ऑफ द स्किन कैन बी कंट्रोल्ड बाय, क्योंकि ऑटोनॉमिक नर्वस सप्लाई है ना यहाँ पर. सो और फिर आर्ट्रियो वेनस एनास्टोमोसिस भी है. सो आर्टरीज और वेन्स आपस में एनास्टोमोस कर रही हैं, उनका साइज ऊपर नीचे होगा तो स्किन से हीट डिसिमिनेट होगी टू द आउटसाइड. सो व्हेनेवर वी हैव टू लूज हीट वी कैन डू सो, व्हेनेवर वी हैव टू कंजर्व हीट वी कैन डू सो. सो दैट्स another important function of the body. In warm climates, cooling of the body is facilitated by sweating. जो ये गर्मियों में पसीना आता है, that's actually for your safety, आपकी हेल्प के लिए, ताकि बॉडी का टेम्परेचर जो है उसको मेंटेन किया जा सके. सो कूल करता है बॉडी को हॉट टेम्परेचर में. स्वेटिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर यू. स्वेट ग्लैंड्स एक्ट एज एन एक्सक्रीटरी ऑर्गन. सही है, अभी स्वेट ग्लैंड के बारे में थोड़ी देर में हम पढ़ेंगे. सो दैट वाज ऑल अबाउट स्किन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन. अब मुझे टाइम स्पेंड करना है टू मेक यू अंडरस्टैंड द अपेंडेजेस ऑफ स्किन, यानी स्किन के साथ एसोसिएटेड और क्या स्ट्रक्चर्स हैं. जैसे हेयर है, हेयर फॉलिकल में से हेयर निकल रहा है, देन देयर आर स्वेट ग्लैंड्स, देन देयर आर सेबेशियस ग्लैंड्स. सो अब इनकी जरा बात करते हैं. सो अपेंडेजेस में बेसिकली क्या क्या चीजें आती हैं मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी. हेयर्स, नेल्स, सेबेशियस ग्लैंड्स एंड स्वेट ग्लैंड्स. तो ये सब हम पढ़ेंगे. मेमोरी ग्लैंड्स तो ये दैट्स आल्सो कंसीडर्ड एज एन अपेंडेज इन वन पर्टिकुलर एरिया, पेक्टोरल रीजन में, लेकिन दिस इज डिस्कस्ड एल्सवेयर विद डिफरेंट हिस्टोलॉजी. ये बिल्कुल अलग स्पेशलाइज्ड टॉपिक है तो इसको अलग से डिस्कस किया है. इस चैप्टर में ये सब चीजें करेंगे, हेयर, नेल, सेबेशियस, स्वेट ग्लैंड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस स्टार्ट डिस्कसिंग हेयर. हेयर्स क्या है जनाब? बाल आपके आर प्रेजेंट ऑन द स्किन कवरिंग ऑलमोस्ट द होल बॉडी. द साइट वेयर हेयर्स आर नॉट प्रेजेंट इंक्लूड द palms and the soles and the ventral surfaces of the digits yani fingers and some parts of the male and the female external genitalia such as glands, penis and such as clitoris for example. So there are some areas jahan pe hairs nahi hote skin mein, baki zyadatar puri body mein there are hairs. Difference in length and texture of the hair over different parts of the body and differences in the distribution of the hair in male and female are well known phenomena. It has to be emphasized however that many areas that appear to be hairless such as the eyelids have very fine hair, some of which may not even appear to be above the surface of the skin. So बात यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जैसे eyelids है ना, उसको आप अगर वैसे देखें तो आपको लगता है कि इसमें hairs नहीं है, नजर नहीं आ रहा है, लेकिन एक्चुअली छोटे 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 बिल्कुल hairs हैं जो शायद नजर नहीं आ रहा है या वो एपिडर्मिस से निकल के बाहर आए नहीं है. In animals with a thick coat of hair which is called the fur, animals में अगर आप देखें ना, cats में देखें तो बाकायदा fur होता है ना पूरी बॉडी में. The hair help to keep the animal warm. In men this function is performed by the subcutaneous fat, इसीलिए hairs कम है. काफी एनिमल्स के मुकाबले में हम में हेयर्स कम है. द relative hairlessness of human skin is an adaptation to make the skin more effective sensory surface. अगर हेयर से भरी होती है ना पूरी स्किन तो सेंसेशन नहीं फील होती. अब खुद सोचो ना यार, अब सपोज ये आपकी स्किन है, इसको मैं पूरा बालों से भर दूं ऐसे करके, तो ये बालों से भर जाएगा तो किसी चीज को फील कैसे करेंगे? टच ही नहीं हो रही स्किन पे. तो नेचर ने ये जो हीट कंजर्वेशन वाला काम है ये सारा आपको दे दिया फैट को जो कि अंदर है. अब स्किन एक्सपोज्ड है तो यहाँ पे सेंसरी रिसेप्टर्स हैं, यू कैन एक्चुअली हैव मोर गुड सेंस ऑफ टच एंड सेंसरी सरफेस ज्यादा हो गई. सही है. द प्रेजेंस ऑफ शॉर्ट स्पार्सली डिस्ट्रीब्यूटेड हेयर with a rich nerve supply of their root increases the sensitivity of the skin. एक्चुअली एवोल्यूशन के साथ साथ जो एनिमल्स में एवोल्यूशन हो रही है, एनिमल्स आर एक्चुअली बिकमिंग मोर कंपैटिबल विद देयर एनवायरनमेंट एंड फंक्शन. सो ह्यूमंस में सेंसिटिविटी ऑफ स्किन इज इंपॉर्टेंट एंड इट हैज बीन इंक्रीज्ड बाय रिडक्शन ऑफ द नंबर ऑफ हेयर्स. नाउ पार्ट्स ऑफ द हेयर. Each hair consists of a part that is seen on the surface of the body and a part which is anchored in the thickness of the skin. So अगर आप ये डायग्राम देखो तो obviously एक पार्ट आपको वो दिख रहा है जो स्किन के बाहर है, यानी सर पे जो ब्यूटीफुल आपको बाल अपने दिख रहे हैं वो ये वाला पार्ट है जो स्किन के बाहर है ना, और एक पार्ट वो है जो स्किन के ऑब्वियसली अंदर होगा. द विजिबल पार्ट इज नोन एज द शाफ्ट and the embedded part is known as the root. The root has an expanded lower end which is known as the bulb. The bulb is invaginated from below by part of dermis that contains hair papilla. The root of each hair is surrounded by a tubular sheath called hair follicle. ये सारे स्ट्रक्चर आपको यहाँ दिख रहे हैं. देखो स्किन के ऊपर जितना पार्ट है ना ये सारा शाफ्ट कहलाता है. सही है. और उसके बाद ये रूट कहलाता है, हेयर रूट, जो कि स्किन के अंदर है. नीचे देखें रूट थोड़ा सा एक्सपेंडेड है, सो दिस इज कॉल्ड बल्ब. यहाँ पे पेपिला और हेयर फॉलिकल. सो ये सारी टर्म, यानी बेसिकली आपके सर पे जो बाल दिख रहे हैं वो एक्चुअली क्या कहलाते हैं? शाफ्ट. अब से आप ये कहेगा मैं अपने जरा शाफ्ट में कंघी करके आ रहा हूँ हेयर के शाफ्ट में. ओके. नाउ हेयर रूट्स आर ऑलवेज अटैच्ड
to the skin obliquely. As a result, the emerging hair is also oblique and easily lies on the flesh. So that is the structure कि हमेशा it is coming out obliquely, not at the 90-degree angle, but rather obliquely. Okay. इसकी इंपॉर्टेंस है, वैसे इंपॉर्टेंस इसकी टेम्परेचर रेगुलेशन में है, क्योंकि ये ऑब्लिक होगा तो फिर जब इसमें यहाँ पे इरेक्टर पायली मसल होता है वो इसको ऐसे सीधा खड़ा कर देता है ताकि ये जो पोर है ये बंद हो और टेम्परेचर, वाटर और हीट कंजर्वेशन हो. Now, structure of the hair shaft. A hair may be regarded as a modified part of the stratified corneum. सुनो भाई, stratified corneum याद है? The topmost layer of epidermis, which was acellular, उसी का modified part है. It consists of 3 layers. There is cuticle. The surface of the hair is covered with thin membrane called the cuticle. This is the outermost surface that is formed by flattened cornified cells. Each of these cells has a free edge that overlaps part of the neck. अभी diagram दिखाता हूँ. Then there is a layer called cortex, which is deep to the cuticle. And it is again acellular, made up of keratin. Then there is medulla. ये तो ऐसे लग रहा है किडनी की बात कर रहे हैं. And outer cortex and inner medulla can be made out in large hairs only, but there is no medulla in the thin hairs. तो कोई diagram है भाई कि नहीं? So this, for example, is a diagram. Here you can see this is the cortex, this is the cuticle, this is the medulla. सही हो गया? अच्छा जी. The cornified element making up the hair contain melanin that is responsible for the color of the hair. Both in the medulla and in the cortex, the hair minute air bubbles are present. They influence its color as well. The amount of air present in the hair increases with age. And along with the loss of pigment, graying of the hair. तो कभी आपने सोचा था कि आपके बाल के अंदर एक्चुअली एयर बबल्स होते हैं? नहीं सोचा होगा, बिकॉज जब तक आप मेडिसिन नहीं पढ़ रहे होते ये चीज़ आपको नहीं पता होती. और जितना ज़्यादा एयर हेयर में बढ़ेगी, या क्या बात हो गई यार, एयर हेयर में बढ़ेगी उतना ग्रेनेस हेयर में बढ़ेगा. सो ग्रे हेयर, व्हाइट हेयर विद एज इज बिकॉज ऑफ दिस रीजन. एक तो मेलानिन कम होता है और दूसरा जो एयर बबल्स हैं उनकी तादाद बढ़ जाती है. ठीक है. अब हेयर फॉलिकल का थोड़ा सा स्ट्रक्चर इन्होंने यहां पे बताया, उसको भी देख लेते हैं. द हेयर फॉलिकल में बी रिगार्डेड एज पार्ट ऑफ द एपिडर्मिस दैट हैज बीन इन्वेजिनेटेड इनटू डर्मिस अराउंड द हेयर रूट. Its innermost layer that immediately surround the hair root is therefore continuous with the surface of the skin, while the outermost layer of the follicle is continuous with the dermis. This is actually too much detail. इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है. ये discussion important आ रहा है. The wall of the follicle consists of 3 main layers. Beginning with the innermost layer, there is the inner root sheath. Then there is an outer root sheath and there is a connective tissue sheath. अब ये जो inner root sheath और outer root sheath का concept है, मैं इस diagram पे अगर आपको दिखाऊं, फिर इसका cross section भी दिखाता हूं ताकि उसकी जो different layers हैं वो cross section में नजर आएंगी. But let us try to have a concept of what we are talking about. So this is the shaft of the hair और ये hair की root है और ये hair follicle और hair bulb. तो ये जो root of the hair है जो कि skin के नीचे नीचे का area है, इसको अगर आप देखें तो hair is then surrounded by an outer sheath. This is the outer sheath. Yeah, and then inner sheath जो कि हेयर के साथ बिल्कुल चिपकी हुई है. So that is the inner root sheath और उसके बाहर ये कनेक्टिव टिश्यू की लेयर होती है which is called the outer root sheath. अब अगर इसका हम सेक्शन करें, से फॉर एग्जांपल इस तरह से इसको काटें और देन सामने से यहां से देखें तो इट विल अपीयर समथिंग राउंडेड लाइक दिस. सो नाउ ट्राई टू फिगर आउट व्हाट आर द लेयर्स दैट वी आर टॉकिंग अबाउट. सी यहां से जो इनर मोस्ट पार्ट होगा हेयर के स्ट्रक्चर का दैट विल बी द मेडुला, और मेडुला के बाहर जो पार्ट होगा दैट विल बी कॉर्टेक्स, और जो सबसे बाहर पार्ट होगा दैट विल बी क्यूटिकल. तो ये जो सारा पार्ट है ये एक्चुअली हेयर का पार्ट है, और अगर ये हेयर का पार्ट स्किन से ऊपर होता है तो इसको हम शाफ्ट कहते हैं, और अगर ये स्किन से नीचे है जैसे कि इस डायग्राम पे हम जो बात कर रहे थे यहां से सेक्शन लिया है तो ये स्किन के नीचे का पार्ट है, तो ये अब स्किन के नीचे इसको हम कहते हैं हेयर रूट. स्ट्रक्चर वही होगा, यानी अगर मैं इस शाफ्ट का स्ट्रक्चर को यहां से सेक्शन करके आपको दिखाऊं तो इट विल अपीयर समथिंग लाइक दिस कि देयर विल बी इनर मेडुला, मेडुला के बाहर देयर विल बी कॉर्टेक्स, और सबसे बाहर देयर विल बी द आउटरमोस्ट लेयर कॉल्ड द क्यूटिकल. बाकी जो स्ट्रक्चर यहां बना हुआ है वो शाफ्ट में नहीं होगा. रीजन उसका ये है कि बाकी जितना भी स्ट्रक्चर है, देखो ये यहां तक सारा ये शाफ्ट है, और शाफ्ट के बाहर जितनी भी लेयर यहां से लेके यहां तक का जो स्ट्रक्चर है सारे का सारा वो इनर रूट शीथ है, और जो यहां से लेके यहां तक का स्ट्रक्चर है ये आउटर रूट शीथ है. और इनर रूट शीथ और आउटर रूट शीथ जो हैं ये सिर्फ हेयर रूट में होते हैं, ये हेयर शाफ्ट में नहीं होते. यानी स्किन के बाहर जो हेयर है उसमें ये आउटर और इनर शीथ नहीं होंगे. आउटर और इनर शीथ सिर्फ किस में होते हैं? व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द हेयर रूट व्हिच इज बिलो द लेवल ऑफ द स्किन, जो एपिडर्मिस से नीचे है. ठीक है. अब ये जो इनर रूट शीथ है इसके फिर फर्दर कंपोनेंट्स हैं. द फर्दर कंपोनेंट्स आर फॉर एग्जांपल दिस इज द आउटर मोस्ट लेयर, ये क्यूटिकल नजर आ रहा है, ये क्यूटिकल की एक और लेयर, और
क्यूटिकल की ये वाली जो लेयर है, दिस इज पार्ट ऑफ द इनर रूट शीट। फिर इस क्यूटिकल की लेयर के बाहर वी हैव हक्सलेस लेयर, दिस इज आल्सो पार्ट ऑफ द इनर रूट शीट। एंड देन देयर इज अ सेलुलर लेयर विच इज कॉल्ड हेनलेस लेयर। ये जो हेनलेस लेयर है, दिस इज आल्सो पार्ट ऑफ द, यानी इनर रूट शीट इन तीन चीजों से मिलकर बन रही है, क्यूटिकल, हक्सले लेयर एंड हेनलेस लेयर। और ये तीनों लेयर्स यहां से लेके यहां तक ये जो लेयर है, दिस इज अराउंड द हेयर शाफ्ट। ठीक है, अब ये इनर रूट शीट के बाहर जो लेयर है, दिस इज ऑल नोन एज द आउटर रूट शीट। और आउटर रूट शीट के बाहर एक और कवरिंग है, ग्लासी लेयर, एंड द आउटर मोस्ट इज द कनेक्टिव टिश्यू। तो ये पूरा कवरिंग है, अगर हम सेक्शन करके देखें इस पार्ट से हेयर रूट को, दिस इज ऑल एक्सप्लेन हेयर कि जो इनर रूट शीट है, इट इज कंपोज्ड ऑफ क्यूटिकल, हक्सले लेयर विच इज ऑल्सो नोन एज स्ट्रैटम एपिथेलियाई ग्रैन्युलिफॉर्म, एंड देन देयर इज हेनलेस लेयर विच इज कॉल्ड स्ट्रैटम एपिथेलियाई पैलिडम, फैंसी नेम्स इन मेडिसिन। आउटर रूट शीट जो है, दिस इज कंटिन्यूअस विद द स्ट्रैटम स्पाइनोसम ऑफ द स्किन, और इट इज मोर सॉर्ट ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू लेयर। और यहाँ पे सेल्स भी हैं, दे ऑल्सो फॉर्म द जर्मिनेटिव मैट्रिक्स। These cells show great mitotic activity. Cells produce hair pass superficially and undergo keratinization to form various layers of hair shaft already described. तो basically ये जो outer root sheath का area है, जिसको germinative matrix कह रहे हैं, this is involved in production of cells, particularly in the hair bulb area. So ये जो hair bulb area है, यहाँ पे growth होती है and then the cells move, क्योंकि नीचे नए cells बनते जाते हैं तो पुराने cells ऊपर move करते जाते हैं और hair की growth इस तरह होती है। ठीक है, right, now connective tissue sheath. The connective tissue sheath is made up of tissue continuous with the dermis. The tissue is highly vascular and contains numerous nerve fibers that form basket-like network and lower end of the follicle. So connective tissue basically क्या होता है, किसी भी टिश्यू में अगर हम बात करते हैं कि connective tissue outer layer, so इसमें blood supply, nerve supply, lymphatic follicle, all these sort of thing. Okay, present in close association with hair follicles are the sebaceous glands, जो अभी हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे, and the erector pili muscle. अब ये erector pili muscle तो मेरा ख्याल है यहाँ explain किया है इन्होंने यहाँ पर। These are the bands of smooth muscles attached at one end to the dermis, just below the dermal papilla, and at the other end to the connective tissue sheath of the hair follicle. ये किसी डायग्राम में मैंने आपको अभी दिखाया भी था थोड़ी देर पहले। Let me find the diagram. इसमें नहीं नजर आ रहा, but if we try to locate कि अगर यहाँ पे हम erector pili muscle बनाते तो ये dermal papilla से लेके आता इस जगह तक, बिल्कुल बल्ब के एरिया तक, रूट तक आता, और इसमें इस मसल में there is a smooth muscle. So when it contracts, there will be obviously movement of the shaft of the hair. So erector pili muscle obliquely travel कर रहा है from the dermal papilla to the hair follicle, and it lies on the side of the hair follicle that forms an obtuse angle with the skin. A sebaceous gland lies in the angle between the hair follicle and the erector pili muscle. Contraction of the muscle has two effects. Firstly, hair follicles become almost vertical, यानी जो ये skin है और hair follicle यूं horizontal जा रहा था, तो यहाँ से जो muscle इसके साथ attach हो रहा है, जब ये contract करेगा, it will become vertical relative to the skin. Simultaneously, the skin surface overlying the attachment of the muscle become depressed while surrounding areas become raised. These reactions are seen during exposure to cold or during emotional excitement, जिसको हम कहते हैं goose bumps, बाल खड़े हो जाना, रोंगटे खड़े हो जाना, ये तमाम words use करते हैं, goose flash. The second effect of contraction of the erector pili is that the sebaceous gland is pressed upon and its secretions are squeezed into the hair follicle. The erector pili muscle receives sympathetic innervation. So it's a very important muscle. ये सरफेसिस को स्मूथ भी रखता है, मॉइस्ट रखता है बिकॉज ऑफ द सेबेशियस ग्लैंड सिक्रीशन। आई एम एक्चुअली ट्राइंग टू फाइंड द डायग्राम जिसमें ये इरेक्टर पाइली, ये देयर कम्स। सो इरेक्टर पाइली मसल आप देखें, दिस इज द मसल, और इस मसल की जो हेयर फॉलिकल के साथ अटैचमेंट है उसके बीच में यहाँ सेबेशियस ग्लैंड है। तो जब ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, एक तो ये हेयर स्ट्रेट हो जाएगा, इट विल बिकम लाइक दिस। दूसरा, ये वाली जो जगह है स्किन की थोड़ी सी डिप्रेस होगी, ये जगह थोड़ी सी, ये बिकॉज कॉन्ट्रैक्शन मैकेनिक्स है, और इस मसल के कॉन्ट्रैक्शन से ये जो सेबेशियस ग्लैंड है ये भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा और इसकी सिक्रीशन यहाँ सरफेस तक पहुंचेंगी। सो दीज आर द जॉब्स ऑफ इरेक्टर पाइली मसल। सही है, ओके। अब एक क्लिनिकल नोट था जो उस पर मुझे आपसे थोड़ी बात करनी है, एलोपेशिया एरियाटा। It is characterized by patchy or generalized hair loss on the scalp या फिर face या फिर other parts of the body over weeks to months. New patches of alopecia may appear. यानी सर पे अगर एग्जांपल लें, पूरे सर पे बाल ठीक ठाक हैं, एक पैच बन गया जिसमें बाल नहीं है, so that is called alopecia areata. It is considered to be because of autoimmune disease sometimes and etiology actually is unknown.
ठीक है, कोई इचिंग वगैरह इसमें वैसे होती नहीं है, बाल उस जगह पे नहीं होते. दैट इज व्हाट इट इज. नाउ सम ऑफ द ग्लैंड्स. स्वेट ग्लैंड की बात करनी है मुझे, सेबेशियस ग्लैंड की बात करनी है और फिर नेल्स की बात करनी है. सो लेट्स टॉक अबाउट सेबेशियस ग्लैंड. सेबेशियस ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन द डर्मिस. अब आपको पता है डर्मिस क्या है. इन क्लोज एसोसिएशन विद द हेयर फॉलिकल. अभी ऊपर डायग्राम पे दिखाया. वन सच ग्लैंड नॉर्मली ओपन्स इनटू ईच हेयर फॉलिकल. Each gland consists of a number of alveoli that are connected to the broad duct that open in the hair follicle. Each alveolus is pear shaped, consists of solid mass of polyhedral cells, has hardly any lumen. So basically ये अगर आप डायग्राम देखें, so this is the diagram which is explaining the sebaceous gland. So these are the alveoli of the sebaceous gland, hardly packed with cells. They will secrete their secretion which is called sebum, which will enter into the hair follicle. क्योंकि ये hair follicle के साथ यहाँ पे ऐसे hair निकल रहा होगा. So this secretion will go on to the surface of the skin along with the shaft of the hair. सही है. Now the outermost cells are small and rest on the basement membrane. The inner cells are larger, more rounded and filled with lipid. The lipid is discharged by disintegration from the innermost cells. और उस secretion को फिर हम क्या नाम देते हैं? Sebum. Sebum is oily in nature, help to keep the skin and hair soft. It helps to prevent dryness of the skin and also make it resistant to the moisture. So sebum is an important secretion. Sebum contains various lipids including triglyceride, cholesterol esters and fatty acids. In some situations sebous gland occur independently of hair follicles. Such glands open directly onto the skin surface. But ये unusual है because ज़्यादातर जो sebaceous glands हैं they are directly connected to the hair follicle. ऐसा बहुत कम होता है कि they have their duct open directly into the skin surface. Now there are some tarsal glands, the meibomian glands of eyelid, which are modified sebaceous gland. Montgomery tubercles present in the breast, they are also modified sebaceous gland. और these are not under nervous control. So ये बनता रहता है, secretion sebum निकलता रहता है, ठीक है. But एक बात यहाँ पे मुझे बतानी है कि देखो हेयर फॉलिकल है और हेयर फॉलिकल से ऐसे शाफ्ट निकल रहा है, ये स्किन होगी, यहाँ पे इरेक्टर पायराई मसल होगा और ये सेबेशियस ग्लैंड होगा. तो ऑल्दो जो सेबेशियस ग्लैंड है वो इटसेल्फ इज नॉट अंडर नर्वस कंट्रोल, लेकिन ये जो मसल है ना, ये मसल इरेक्टर जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा इट इज अंडर सिंपैथेटिक कंट्रोल. जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये कॉन्ट्रैक्ट होगा मसल के साथ साथ सेबेशियस ग्लैंड और उसकी सिक्रीशन निकलेगी. तो खुद इसको मसल सप्लाई की तरह नर्व सप्लाई इसको नहीं मिल रही, लेकिन ये मसल की कॉन्ट्रैक्शन से इसकी सिक्रीशन रिलीज होगी, ठीक है. अच्छा जी, अब एक कंडीशन है एक्ने वल्गैरिस. एक्ने वल्गैरिस इज अ वेरी कॉमन क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन और इसमें व्हाट बेसिकली हैपेंस कि फेस पर, अपर चेस्ट पर, अपर बैक पर देयर आर लीजन्स. The appearance of the lesion around puberty is related to the physiological hormone. अक्सर कहते हैं ना जवानी के दाने निकल रहे हैं, वो ये होते हैं acne vulgaris. The condition affects the pilosebaceous unit consisting of hair follicle and its associated sebaceous gland. तो जहाँ पे ये hair follicle और sebaceous gland का यूनिट है ना, वहाँ पे गड़बड़ है, इन्फ्लेमेशन होती है, ठीक है. और the opening of which is blocked by keratin material resulting in the formation of the comedones. The comedones may be open having central black appearance due to oxidation of melanin which is called the blackheads. तो blackheads basically क्या है? आपने कई दफ़ा फेशियल कराते हैं, blackheads रिमूव करवाते हैं, तो आपको पता चल गया कि what is blackhead. Blackhead is basically formed because of the oxidation of melanin, because of the inflammation of the hair follicle and the sebaceous gland. So acne vulgaris में you get more and more blackheads. ठीक है जी. और they may be closed follicle referred to as the whitehead. So that's a different thing. Very very unusual and uncommon. Blackheads are more common. A closed comedone may get infected and result in a pustular acne. तो comedone basically दाने को कह रहे हैं जो बन जाएगा because of the blockage of the hair follicle and the sebaceous gland. और अगर उसमें पस पड़ गया then it is called pustular acne. Okay? So acne is a very common problem, by the way. Now some words about sweat gland. Sweat gland are important for sweating or perspiration. They are present in the skin over most of the body. There are two types, typical or atypical. Typical ones are also called merocrine sweat glands and atypical are also called apocrine. पढ़ते हैं इनके बारे में भी. Now what are typical sweat glands? Typical sweat glands are of merocrine variety. Their number and size varies in the skin over different parts of the body. They are most numerous in the palms and the soles and the forehead and the scalp and the axilla. Location important है यार, याद करना. The entire sweat gland consists of a single long tube. The lower end of the tube is highly coiled on itself and forms the body or the gland.
body of the gland, fundus भी कहते हैं इसको. The body is made up of secretory part of the gland. It lies in the reticular layer of the dermis or sometimes in the subcutaneous tissue. The part of the tube connecting the secretory element to the skin is the duct. So ये एक typical sweat gland है. पूरे का पूरा जो gland है, it is actually made up of a single cell. So the entire sweat gland consists of not a single cell, a single tube, a single long tube. और ये tube जो है इस तरह से, there is a coiled secretory part, then there is a duct, and the duct goes through the dermis and the epidermis and opens here. So this is a typical sweat gland. It runs upward through the dermis to reach the epidermis. Within the epidermis, the duct follows the spiral course to reach the skin surface. The orifice is funnel-shaped on the palms, sole, digits. The opening of the sweat gland lies in a row on the epidermal ridge. ठीक है यार, ये इतनी important चीज नहीं है. The wall of the tube, makeup of the gland, consists of an inner epithelial lining, its basal lamina, and supporting layer of connective tissue. यानी जो ट्यूब है ज़ाहिर सेल से लाइन होगी ना, सो बेसल लेमिना होगी, यहाँ पे डिफरेंट सेल्स होंगे, सो दैट्स व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट कि बेसल लेमिना है, सेल्स हैं. इन द secretory part of the epithelium is made up of a single layer of cuboidal or polygonal cells. Sometimes the epithelium may appear to be pseudostratified. यानी ये जो secretory portion है, यहाँ की बात हो रही है कि pseudostratified हो सकती है, but usually single layer होती है. In larger sweat glands, flattened contractile myoepithelial cells are also present between the epithelial cell ताकि ये contract करें और जो secretions हैं वो move करें in the direction of skin. Right. Now in the duct lining the epithelium consists two or more layers of cuboidal cell. तो अब duct की बात हो रही है, यहाँ पे कौन से cells होंगे? Cuboidal cells. ठीक है. As is well known, the secretion of sweat gland has a high water content. Evaporation of this water plays an important role in cooling the body. Sweat glands are innervated by cholinergic nerves. So this is all very important description which is must remember for you. Okay, so that was the structure of a typical gland. Now what is an atypical gland? This is actually apocrine variety. आप मेरे glands का structure पे मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है ऑलरेडी, उसको जरूर देखिएगा ताकि आपको पता हो कि what is merocrine variety, what is apocrine variety of gland, what is holocrine variety of gland. So ये terms तब समझ में आएंगी जब आपने मेरी वो वीडियो ऑलरेडी देख रखी होगी. In other words, the apical part of the secretory cells are shed off as part of their secretion. Actually, that is the definition of the apocrine variety of cell. कि this is the cell और इसका जो upper part है, it will also shed off. तो cell का एक part shed off होगा as part of the secretion. It will be tearing off. So such glands are known as apocrine glands. Okay. Now, apocrine sweat glands are confined to some parts of the body, including the axilla. यानी axilla में typical gland भी थे, atypical gland भी है. Areola, breast का, nipple, breast, perianal region, glans, penis, and some parts of the female external genitalia. Apart from differences in the mode of secretion, apocrine sweat glands have the following differences from the typical. That's an important part. अक्सर एग्जाम में पूछते हैं कि what are the major differences between typical and atypical sweat glands. So this is something that you should be well aware of. Okay. Now apocrine sweat glands are much larger in size. However, they become fully developed only after puberty. इनकी अगर distribution आप देखें, axilla, nipple, areola, female genitalia, glans, penis, so related to puberty and secondary sexual characteristics. Okay, the tube forming the secretory part of the gland branch and may form a network. जबकि जो typical gland थे इसमें कोई branching, कोई networking नहीं थी, लेकिन atypical में हो सकती है. Their duct open not onto the skin surface but onto the hair follicle. Sebaceous gland की तरह they open into the hair follicle. The lumen of the secretory tube is large. The lining epithelium is of varying height, may be squamous, cuboidal or columnar. When the cells are full of stored secretion, they are columnar. With partial shedding of the contents, the cell appear to be cuboidal. तो बड़ा सा columnar cell होता है, इसका upper part shed हो जाता है, so it then becomes a cuboidal smaller cell. ठीक है. Associated with the apocrine mode of secretion, which involves shedding of the apical cytoplasm, the epithelial surface is irregular, there being numerous projections of protoplasm on the luminal surface of the cell. Not important. Cells discharging their secretion in a merocrine or holocrine manner may also be present. So by and large ये apocrine sweat glands होते हैं atypical, but they may interspersed amongst them there may be holocrine, merocrine variety. The secretion of apocrine sweat gland are viscous rather than watery. They contain proteins. They are odorless.
but after bacterial decomposition they give off body odors that vary from person to person. हर person की अपनी एक smell होती है, and that is because of the bacterial handling of the secretions from the atypical sweat glands. Conflicting views have been expressed regarding the innervation of the apocrine sweat glands. According to some authorities, the glands are not under nervous control. However, some say that this is under both adrenergic as well as cholinergic innervation. So it's still a matter of debate. Wax producing serominous glands of external acoustic meatus and ciliary glands of the eyelids are modified sweat gland. ठीक है जनाब, इसमें कोई मुश्किल बात? अब आखिरी अपेंडेज जो मुझे डिस्कस करना है, that is the nails. Nails होते किधर हैं? नेल्स बॉडी में होते हैं फिंगर्स पर और टोज पर. नेल्स हैव इवॉल्व्ड फ्रॉम द क्लॉज ऑफ द एनिमल, सो देयर इज एन एवोल्यूशनरी लिंक टू द क्लॉज ऑफ एनिमल. The main function in men, however, is to provide rigid support to the fingertips. देखें, ये हमारी ये fingertip है, ये पूरा nail bed है, इस पर nail है, so it is kind of giving a rigid framework, skeletal support to the finger. The support increases the sensitivity of the fingertips and increases the efficiency and the grip to perform the delicate movements. Nail represent a modified part of the zone of keratinization. ऊपर मैंने एक टर्म आपको समझाई थी जिसमें एपिडर्मिस की जो टॉप 3 लेयर्स हैं उनको मिलाकर हम नाम देते हैं जोन ऑफ केराटिनाइजेशन. सो ये मॉडिफाइड जोन ऑफ केराटिनाइजेशन है फिंगर्स में और टोज में, जिससे नेल बन जाता है. इट इज यूजुअली रिगार्डेड एज अ मच थिकेंड कंटिन्यूएशन ऑफ द स्ट्रैटम ल्यूसिडम बट इज मोर लाइक स्ट्रैटम कॉर्नियम इन स्ट्रक्चर. और ये दोनों लेयर्स आपको पता है कि दे आर पार्ट ऑफ द जोन ऑफ केराटिनाइजेशन. द नेल सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ सेवरल लेयर्स ऑफ डेड cornified cells filled with keratin. So basically hair की तरह जो आपको nail नजर आ रहा है, that bit of the nail is also dead cell. Okay, cornified cells हैं fill of keratin. फिर इनमें growth कैसे होती है? growth ऐसे होती है कि नीचे यहाँ पर नए cells बनते रहते हैं. वो जो नए cell बनते हैं वो push करते हैं और ये चीज आगे चली जाती है, nail बड़ा हो जाता है, आप उसको काट देते हैं. फिर यहाँ से नए cell बनते हैं, इसको push करते हैं, dead cells को वो आगे चला जाता है, उसको फिर काट देते हैं. So actually dead cells grow नहीं कर रहा है, वो कर ही नहीं सकते भाई, वो डेड है. तो ये जो जर्मिनल मैट्रिक्स है यहाँ पे एट द बेस ऑफ द नेल, दैट हैज स्टेम सेल्स, यहाँ ग्रोथ होती है. स्ट्रक्चर ऑफ द नेल की बात करते हैं. देयर आर सम इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज व्हिच यू हैव टू अंडरस्टैंड. द मेन पार्ट ऑफ द नेल इज कॉल्ड द बॉडी ऑफ द नेल. सो दिस इज ऑल द बॉडी ऑफ द नेल. जो आपको नाखून नजर आ रहा है जिस पे आप नेल पॉलिश लगाते हैं, दैट इज द नेल बॉडी. द बॉडी हैज अ फ्री डिस्टल एज. ये वाला इसका फ्री डिस्टल एज है जहां से ये निकला हुआ है. एंड देन ये जो डिस्टल एज है इसके साथ द प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द नेल इज इम्प्लांटेड इनटू अ ग्रूव ऑफ स्किन दैट इज कॉल्ड द रूट. ये इसका रूट है. सो दैट इज द रूट पार्ट. ठीक है ना, रूट ऑफ द नेल इधर है. सो दिस इज द फ्री एज, दिस इज द रूट पार्ट. ओके, नाउ द टिश्यू ऑन विच द नेल रेस्ट इज नोन एज द नेल बेड. अब ये जो पूरा नेल है ये सारा कहलाता है नेल बेड. नेल बेड इज द पार्ट, इज द टिश्यू जिसके ऊपर नेल पड़ा हुआ है, दैट इज नोन एज द नेल बेड. ये हर टर्मिनोलॉजी में डायग्राम पे इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि आपको क्लियर होना चाहिए कि कौन सी टर्म का मतलब एक्चुअली है क्या. द नेल बेड इज हाईली वैस्कुलर. ये एरिया सारा हाईली वैस्कुलर होता है, देयरफॉर इट्स पिंक इन कलर. व्हेन वी व्यू अ नेल इन लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, ये longitudinal section ही है, it is seen that nail rest on the cells of the germinative zone which is stratum spinosum and stratum basale. The germinative zone is particularly thick near the root of the nail and it forms the germinal matrix. तो ये जो सारा एरिया है जो root of the nail के पीछे है, this is the germinal matrix. इसमें cells हैं जो divide होंगे और length of the nail increase होगी. When viewed from the surface, the area of the germinal matrix appear white. Most of this white area is overlapped by the fold of the skin which is called the proximal nail fold. और जो एरिया white नजर आ रहा होता है that is actually known as the lunule. So अगर इस डायग्राम को आप देखें, अक्सर नेल में आप अपने भी हाथ पे देखते होंगे, towards the base there is a white area. So ये white area is indicative, it is called lunule and it is indicative कि इसके नीचे germinal matrix है, वो cells divide हो रहे हैं. ठीक है. Now germinative zone underlying the body of the nail is much thinner than the germinal matrix and does not contribute to the growth. So नेल के नीचे ये जो सारा है दिस इज ऑल्सो द जर्मिनल मैट्रिक्स, लेकिन ये डिवाइड नहीं करता. चूंकि डिवाइड नहीं करता इसको हम कहते हैं स्टेराइल, यानी इसमें रिप्रोडक्शन नहीं हो सकती. दिस इज ऑल स्टेराइल पार्ट, बट दिस पार्ट एट द रूट इज इट हैज द कैपेसिटी टू डिवाइड, देयरफॉर इट इज कॉल्ड जर्मिनल मैट्रिक्स. तो अगर somebody ask you कि what is the part of the nail which is responsible for growth of the nail या increasing in length of the nail, so that is the germinal matrix.
Right. Now, root of the nail is overlapped by a fold of skin called the proximal nail fold. The greater part of each lateral margin of the nail is also overlapped by the skin fold called the lateral nail fold. So ये nail को अगर आप देखें तो यहाँ side पे जो skin fold है ये lateral nail fold कहलाता है और ये जो skin fold है this is called the proximal nail fold. Okay? Simple है. सही हो गई जाना बात. अब the stratum corneum lining the deep surface of the proximal nail fold extend for a short distance on the top of the surface. This extension of the stratum corneum is called aponychium. Okay, so that aponychium is this particular region. तो ये proximal nail fold के नीचे ये जो area है this is called aponychium. This is the extension of the stratum corneum, right? Then there is stratum corneum lining of the skin of the fingertip is also reflected on the undersurface of the free distal edge. तो ये तो root की तरफ था. अब अगर free distal edge की तरफ हम जो stratum corneum की reflection है उसको नाम देते हैं hyponychium. तो ये term सारी आपको पता होनी चाहिए. The dermis underlying the nail bed is firmly attached to the distal phalanx. It is highly vascular and contains atriovascular anastomosis. It also contains numerous sensory nerve endings. सही है, dermis का तो काम यही है कि ये जो dermis है सारी जो bone के साथ attached है strongly और ये सारे dermis में blood vessels हैं, capillaries हैं. Now let's talk about the growth of the nail. मैं आपको already बता चुका हूँ कि growth of the nail is because of which part of the nail? The germinal matrix. वो यहाँ पे लिखा हुआ है. Nail undergo constant growth by proliferation of cells in the germinal matrix. That's it. That's the bottom line. Growth is faster in hot weather than in the cold weather. Fingernails grow faster than toenails. Nail growth can be disturbed by serious illness or by injury over the nail root resulting in transfer. So अगर ये वाला part किसी भी वजह से disturb होता है, इसमें injury होती है, तो nail growth will be disturbed. Right? So that's basically it all. Now, pathological conditions. Onychia is the inflammation of the nail fold and shedding of nail resulting due to introduction of microscopic pathogens. It's very common inflammation of nail fold. Finger की जो tip है, यहाँ पे ये nail है, तो ये side से अक्सर inflammation हो जाती है ना. लोग nail biting करते हैं, उसकी वजह से भी infection होता है. Oncholysis characterized by loosening of the exposed portion of the nail from the nail bed. It usually begins at the free. अगर किसी वजह से यहाँ पे कोई trauma हो, से फॉर एग्जाम्पल गाड़ी के दरवाजे में ये फिंगर आ गई तो नेल बेड से ये अपनी जगह छोड़ देता है और नाखून फिर गिरता है. सो नेल देन शेड्स ऑफ. ऑनकोलाइसिस. पेरोनाइकिया इज कॉज्ड ड्यू टू बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन ऑफ द नेल स्ट्रक्चर. Koilonychia is caused due to iron deficiency or B12 deficiency. It is characterized by abnormal thinness and concavity of the nail. So ये सब पढ़ेंगे जब मेडिसिन वगैरह पढ़ेंगे. इस वक्त स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट था. हर टर्म जो इस डायग्राम पे नजर आ रही है, you should be very much clear about the terminologies. कि what is germinal matrix, what is stratum corneum, उसकी reflections, hyponychium and aponychium, proximal skin fold, lateral skin fold, nail body, free edge, root. All these this is obviously very important because germinal matrix contributes to the growth. So that's all about the chapter of skin and its appendages. I hope you liked the video. If you did, please share it with your colleagues. Subscribe the channel. आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा.